और मान लेना एक बार पेपर में ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए, इस बार आएगा ही आएगा, ठीक है। ये सब tan थीटा प्लस secant थीटा इज इक्वल टू L, प्रूव दैट secant थीटा इज इक्वल टू L स्क्वायर प्लस 1/2L। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आपके, ये एग्जाम्पल में भी दिए हुए हैं, प्लस ये एक्स्ट्रा बुक्स में से है। मैं कह रही हूँ क्यों आने शुरू हुए क्वेश्चन, पहले नहीं आता था, इनको कोई पूछता भी था क्लास 10 से। 11 12 में ऑफ कोर्स दे आर इंपॉर्टेंट, दे वर इंपॉर्टेंट, बस 9th में 10th में तो कोई नहीं पूछता था। लेकिन जब आपकी एक्सरसाइज 7.8.3 डिलीट हो गई ना, तो तब से क्वेश्चन ना जो छुपे हुए थे इनको मेन चीज बन गई। जैसे मार्क्स तो हमारे पास बहुत पहले से भी थे, लेकिन कोविड के टाइम पर बहुत मार्क्स कर रहे थे, अब फिर गायब हो गए। तो अगर आपकी एक्सरसाइज 8.3 आ जाती है तो ये सब क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, ये नहीं आएंगे, तो नहीं आते थे। वी हैव 8.3 तो घबराने के लिए या प्रैक्टिस के लिए काफी थी। तो इसमें हमें क्या करना होता है, अगर आपको सीकेंट थीटा के इक्वल प्रूव करना है तो एक वे तो ये होता है कि राइट हैंड साइड ले लो, जो सबसे इजी वे है कि कुछ समझ नहीं आया तो आई पुट हियर tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, एल की जगह tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 करके 2 नीचे लिख दिया tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। एक वे तो ये होता है, जब कुछ समझ ना आए ना तो आपको इस एल की वैल्यू दी हुई है, पुट द एल वैल्यू ऑफ एल एज tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो आपके एग्जाम्स की डेट शीट वगैरह आ गई? तुम्हारा कब है? तुम्हारा तो 18 को है, तुम्हारा क्वेश्चन के अंदर ही है। डेट शीट आ गई है? मैथ्स नहीं पता, मैथ्स को पूछना है मुझे, डेट शीट तो नहीं आई अभी। आगे कब है पेपर? लिखो आपको कौन सा स्कूल है? जीसस, हाँ जीसस मेरी लिखो, जीसस लिख दो बस काफी है। 21 सितंबर, हाँ 21 सितंबर, ठीक है। आई एम ओनली कंसर्न विद मैथ्स ना, मैं किसी और चीज के बारे में क्यों पूछूंगी, मुझे क्या फर्क पड़ता है आपका साइंस का बाद में हो पहले हो। आई वॉन्ट 23rd से पहले मेरे सारे मैथ्स के पेपर खत्म हो जाए सभी स्कूल के। तो प्लीज जिसकी डेट शीट नहीं आई ना वो यही सोचो कि 21 से पहले, 23rd से पहले योर पेपर शुड आई शुड बी 15। चलो बिकॉज वी आर प्लानिंग, आई एम प्लानिंग फॉर अ हॉलीडे, आपको सितंबर में दूंगी 5 दिन का हॉलीडे, 24 से 29। हाँ तो बेटा मैं तो हॉलीडे दे रही हूँ ना, कोई बात नहीं, तुम्हारे चल गए तो क्या हो गया अगर पेपर 27 तक 2 दिन तो मिल गए। नहीं इतना लंबा नहीं बेटा, 10th की बात है ना, अक्टूबर नहीं, सितंबर में हॉलीडे होगा, अगस्त में नहीं होगा अभी। हाँ ठीक है, तो इसके लिए आई एम जस्ट सेइंग कि अगर आपका पहले काम होता है तो ये tan स्क्वायर प्लस 1 प्लस सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा सीकेंट थीटा, आपकी डेट से तो नहीं आई बेटा, डिवाइडेड बाय 2। आज मुझे एप्लीकेशन स्टार्ट करवाना है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ चैप्टर 4, हाँ आज का है, अच्छी बात है, इन सब बच्चों को भी ले जाओ जिन्होंने किया हुआ 4 चैप्टर, ठीक है। तो tan स्क्वायर प्लस 1 को आई राइट सीकेंट स्क्वायर थीटा। और अनदर गुड न्यूज है, कल टेस्ट आपका नहीं होगा, टेस्ट मंडे को होगा, कल टेस्ट नहीं है मैथ्स का, ठीक है। और संडे को क्लास होगी 2 घंटे की, जिसमें आई प्लान टू फिनिश एप्लीकेशन, 2 घंटे क्लास लेके काफी हद तक आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। फिर ट्रिग्नोमेट्री करवानी है तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा। ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से कौन सा आएगा वो मैं बता नहीं सकती, लेकिन एक तो आता ही है, ठीक है। इसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगी विच आई फील विल कम। इस क्वेश्चन ये था कि L इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा, प्रूव दैट सीकेंट थीटा इज L स्क्वायर प्लस 1/2L। एक तो ये होता है इस केस में, ठीक है। इसके बहुत सारे वेज है करने के लिए। एक तो मैंने क्या किया, एल की वैल्यू पुट कर दी, सबसे आसान, जो कुछ समझ ना आए तो ये करना है, ठीक है। कुछ समझ ना आए ना तो एल की वैल्यू को आपने ये पुट करके यू सॉल्व इट। अब इस पे ओपन किया मैंने स्क्वायर को, स्क्वायर को ओपन किया, tan स्क्वायर सीकेंट स्क्वायर 2 tan थीटा सीकेंट थीटा प्लस 1, tan स्क्वायर प्लस 1 को आई रोट सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये सीकेंट और 2 tan थीटा सीकेंट थीटा, मतलब बार बार नहीं, टाइम पे आएगा। तो अब इसके बाद
जब ये 2 सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस है तो मैंने यहाँ से 2 सीकेंट थीटा कॉमन ले लिया, सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इन द ब्रैकेट, नीचे अपने पास है 2 और वो है टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा। तो ये सीकेंट थीटा टैन थीटा और ये 2 कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू सीकेंट थीटा इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। आपने प्रूव कर दिया, टेक्निकली आपको कोई गलत नहीं बोल सकता। आपने जो बिल्कुल ठीक किया है, आपने सॉल्व करके प्रूव किया है कि राइट हैंड साइड इज इक्वल टू सीकेंट थीटा विच इज लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो ये होता है उसका सॉल्विंग। हमने सॉल्व किया, हमने डिराइव किया, आपने वैल्यू निकाली नहीं है, आपने डिराइव नहीं किया, आपने प्रूव किया है, सॉल्व करके बताया कि हाँ जी ये बिल्कुल सीकेंट थीटा के इक्वल है। ठीक है, एक होता है कि किसी चीज से कि L इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा, इसी से मैं सीकेंट की वैल्यू निकालू, समझ में आ गया? तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एल स्क्वायर इज इक्वल टू टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर। तो इससे और भी इजी आएगा, स्क्वायरिंग अगर ना भी करें तो करें, नहीं करें, स्क्वायरिंग ना भी करें तब भी बहुत इजी है। ठीक है, उसके लिए एक चीज याद करनी पड़ेगी, आपको मैंने कहा था ना कि टैन थीटा प्लस सीकेंट थीटा है, लिख लिया सबने वैसे ये वाला, ये प्रूफ लिख लिया, देन आई विल प्रोसीड फर्दर और एप्लीकेशन रात स्टार्ट हो जाएगा। हाँ जी, कौन कौन नहीं आया आज? रियांश एक तो, एक हिस्ट्री अभी भी बीमार है, मतलब ठीक नहीं हुई। प्रॉब्लम तो यही है ना, बच्चा एब्सेंट हो जाता है। आहिल, लव्या, गौतम, धृति, जसलीन नहीं आई, नव्या, सानवी, विस्मीत, कायशा, दर्पण, कबीर, रियांश, रियांश क्यों नहीं आया? आरुष, आरव अभी भी बीमार है, ईश्वी भी बीमार है, शिंजन, गुरलीन, राघव, कनन ऑनलाइन, रियांश क्यों नहीं आया? सो गया होना फिर, उसको कर दो अगर फोन करना है किसी, कोई है भी उसका फ्रेंड को कर दो। ये हो गया, समझ में आ गया? अब एक चीज इसमें होती है, आपको आइडेंटिटी पता है ना सीकेंट और टैन की कौन सी होती है, बोलो। सीकेंट स्क्वायर थीटा तो 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, तो मैंने आपको सिखाया हुआ ना, सीकेंट थीटा माइनस सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज 1। तो व्हाट इज सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा। ये चीज याद रखना, ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आता है कि इफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 3, लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू में क्वेश्चन है। बच्चा घूमता रहता है इस चीज में कि अगर सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा 3 के इक्वल है तो सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा किसके इक्वल होगा? इफ सीकेंट थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू 3, देन सीकेंट थीटा माइनस टैन थीटा किसके इक्वल होगा? 1/3। And if I say what is the value of tan theta minus secant theta, क्या होगी वैल्यू? ये -1/3। समझ में आ गई है? आइडेंटिटी लगाया, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ब्रेक कर दिया, प्लस वाला यहाँ रखा, माइनस वाला रेसिप्रोकल कर दिया। तो अगर सीकेंट प्लस टैन 3 के इक्वल है, ये 1/secant माइनस टैन के इक्वल है, तो सीकेंट माइनस टैन इसका रेसिप्रोकल हो गया 1/3। पर अगर टैन माइनस सीकेंट आता है तो वो नेगेटिव रेसिप्रोकल है। बात समझ में आई? सेम गोज फॉर कॉस एंड कोसेकेंट, ये सच में एमसीक्यू में क्वेश्चन आया हुआ है पेपर्स में ही। ठीक है, अब इस चीज को मैं कैसे यूज करती हूँ, आपको दिया हुआ है tan थीटा प्लस सीकेंट थीटा इज इक्वल टू L। सो व्हाट इज सीकेंट थीटा माइनस tan थीटा? अब ये लो, सीकेंट थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू L, ये कट गया, 2 सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/L प्लस L, हो गया प्रूफ। एलसीएम ले लो, L 1 प्लस L स्क्वायर, दिस इज 2 सीकेंट थीटा, और सीकेंट किसके आ जाएगा, ये 2 जाएगा यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। तो सीकेंट थीटा इज 1 प्लस L स्क्वायर बाय 2L, ये हमने डिराइव किया है, ये मैंने प्रूव नहीं किया, ये मैंने इसी मेन अपनी चीज से लेकर इसी को फर्दर सॉल्व किया है। मे बी स्क्वायरिंग बोथ साइड से भी हो जाए, मुझे माइंड में क्लियर नहीं हो तो लेट मी सी।
स्क्वेयरिंग बोथ साइड से भी हो जाता है। इसको स्क्वायर करोगे tan स्क्वायर प्लस सीकेंड स्क्वायर, है ना। फिर सीकेंड स्क्वायर चाहिए हमें, tan को हम सीकेंड में चेंज कर देंगे, फिर हो गई बात है। तो वहां से यू गेट द वैल्यू। थोड़ा लंबा होगा बट ये सबसे इजी वे है, और कुछ समझना है तो गो बाय दैट मेथड। अब इसमें एक और चीज मुझे करवानी है आपको, फिर हम एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। एक ना कोऑर्डिनेट के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला आता है, ठीक है, सॉरी, कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये वाला लिखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है और हो सकता है पेपर में आ जाए। इफ tan थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू m and tan theta minus sin theta is equal to n, prove that m square minus n square is equal to 4 under root of mn। तो इसमें हमें क्या करना है, देखो दो इक्वेशन दी हुई है, एक tan में और sin में, टू इक्वेशंस इन tan एंड sin। क्या लगता है मैंने इसे ऐसे लिखा है तो क्या लग रहा है आपको, क्या करना चाहिए, एलिमिनेशन, स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, फिर सब्ट्रैक्ट कर देना, नहीं सीधा नहीं आएगा, माइनस तो करोगे है ना। तो मैं m और n के साथ ले रहा था, तो मैंने इसको कैंसिल कर दिया। 2 tan थीटा इज इक्वल टू m प्लस n। अब ऐसे ही ये दो इक्वेशन लिखी है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्शन में साइन चेंज, ये कैंसिल हो गया। 2 sin थीटा इज इक्वल टू m माइनस n। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2, इनको मल्टीप्लाई कर दिया, लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैं सिर्फ मल्टीप्लाई करके एक बार छोड़ दूंगी, उसके तब तक आप सब लिख लो। एंड देन प्लीज कीप योर पेन्स डाउन बिकॉज दिस इज समथिंग व्हिच आई नीड टू एक्सप्लेन। ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में एज इट इज आएगा, इसमें कोई वेरिएशन और कुछ नहीं होगी, एज इट इज आएगा। बस इसमें क्या होता है कि ये चीज डायरेक्टली प्रूव नहीं होती, इसमें काफी स्टेप्स लग जाते हैं। आप इन्हें स्क्वायर करके प्लस माइनस भी कर सकते हो, आपके पास यही आएगा, 2 tan थीटा sin थीटा मल्टीप्लाई होकर 4 tan थीटा sin थीटा ही बनेगा। समझ में आ गया, यहाँ तक सबने लिख लिया। अब आई गो प्योरली बाय दिस प्रूफ। अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन स्पेसिफिकली इसी में होता है, इसके ना कुछ कुछ क्वेश्चन है जो स्पेसिफिकली जाते हैं यहाँ पर कि नहीं जी यहाँ पर ऐसे ही काम होना है, तो आपको रट्टे मारने पड़ेगा प्रैक्टिस करके, और कोई इसका वे आउट नहीं। समझ में आ गया। अब इसमें क्या करना है, मुझे देखो एम एन स्क्वायर में चाहिए, स्क्वायर रूट में चाहिए। 4 तो मेरे पास ऑलरेडी है, एम और एन स्क्वायर में, स्क्वायर रूट में चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ, 4 यहाँ लिखकर स्क्वायर रूट में लिखूंगी tan स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का स्पेसिफिक वो है, ये स्टेप है ताकि इससे इजी हो जाए। समझ में आ गया, मैंने सिंगल टर्म को स्क्वायर स्क्वायर लगाकर स्क्वायर रूट में लिख दिया, ठीक है। अब देखो जो मुझे m चाहिए, m में tan प्लस साइन और एक है tan माइनस साइन, ठीक है। तो मैंने अब क्या किया, इस tan को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा बाय कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करना है इसमें, tan को मत चेंज करना, tan को टेक इट एज इट इज। हाँ, इसमें हम लोग चेंज करेंगे साइन को, कि tan तो चाहिए 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया। अब क्या करना है, 4
स्क्वायर रूट ऑफ, मल्टीप्लाई कर दो, tan स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर। अब बताओ सेकंड क्यों चाहिए था? ये tan को चेंज नहीं किया, यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा लिखा, tan को लिखा sin स्क्वायर थीटा और यहाँ पे लिख दिया cos स्क्वायर थीटा, चेंज हो गया। ठीक है, तो दिस इज 4 स्क्वायर रूट ऑफ tan थीटा प्लस sin थीटा tan थीटा माइनस sin थीटा। तो tan थीटा प्लस sin थीटा इज m, tan थीटा माइनस sin थीटा इज m। इसका एक यही वे है जो याद रखना है। ठीक है, बाकी जो भी वे है पुट करके वैल्यू रखना, दैट विल गो साइड बाय साइड, बट दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर। एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो, m प्लस n की वैल्यू आएगी, m माइनस n की वैल्यू आएगी, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड को फिर ऐसे ही सॉल्व करोगे। ये सबसे इजी वे है इसका, दिस इज द इजीएस्ट वे। बाकी लंबे वे बहुत होंगे। अब इसके बाद मैं एप्लीकेशन करवा रही हूँ, प्लीज नोट इट डाउन। ठीक है, अभी भी बहुत क्वेश्चंस पड़े हैं, बट वो रिवीजन क्लासेस में ही होंगे अब स्टार्ट। रियांश, आपको एरिया सेट को सर्कल करवा दिया हुआ है क्लास में? करवा दिया हुआ है क्लास में? सिर्फ बुक के क्वेश्चन करवाए हैं कि एक्स्ट्रा भी करवाए हैं कुछ? हम करवाए तो थोड़े से थे। आप मुझे ये बता सकते हो कि मैम ने जो जीटी वाली बुक है उसमें से करवाए हैं कि नहीं करवाए? पता नहीं, मैम से वही पूछ के आना है। जो बुक में है वही करवाया ना? 12th चैप्टर का कौन सा चैप्टर है ये? यस मैम 11 है, बुक में 11th है कराया। ना? 11th वाला बुक एक ही एक्सरसाइज है, अब वही करवाई है ना? यस एक मैम। एक्सरसाइज है ना? पहले पिछली बार 3 बुक में 3 एक्सरसाइजेस थी। तो मैम से पूछना कि मैम जो पहली एक्सरसाइज डिलीट हुई है और जो लास्ट डिलीट हुई है, देख जो सेकंड वाली है वो करवानी बहुत आसान, वो एक तरह के क्वेश्चन है, वो आराम से मैं कह रही 2 दिन का काम है। आपकी अलग से संडे क्लास के दिन आपको एक्स्ट्रा बुलाकर वो करवाऊंगी, जिनका भी है सैटरडे को छुट्टी दिलवाऊंगी, चाहे आपको छुट्टी मारो, 2 घंटे पढ़ो, आकर काम खत्म करें। समझना भी आसान है और उसके सेट क्वेश्चन है, अगर तो उतना ही काम आना है फिर तो कोई टेंशन नहीं है। अब स्कूल वाला वो करवाने के बाद आपको एक्स्ट्रा वो सेक्टर वगैरह भी करवा दे, देन वी नीड टू थिंक अबाउट ओवरलैपिंग एरियाज जो है वो करवाते हैं, तब उसमें टाइम लगता है, वो समझने में भी और उसको प्रैक्टिस में भी टाइम लगता है। तो पूछना कि मैम उतना ही आएगा जितना बुक में है, क्योंकि अगर सीबीएसई ने उसे डिलीट ही कर दिया तो क्यों डालेंगे पेपर में से? मैम फिर मंडे को पूछ लूंगा। मंडे तो, सैटरडे कल क्लास होती है, यस सुबह क्लास ले लूं? नहीं, कितने बजे? सबकी छुट्टी है, कल स्कूल सैटरडे होगा मैम। और सैटरडे है। साइंस और मैम कल साइंस का भी टेस्ट है, मैथ्स का भी करूंगा। मैथ्स का टेस्ट नहीं है ना? मैथ्स का मैंने कह दिया कल नहीं होगा टेस्ट, मंडे को टेस्ट होगा आपका। ठीक है, तो कल आई वांट एप्लीकेशन करवा दूं, कल एप्लीकेशन भी करवाऊंगी, संडे को एक्स्ट्रा क्लास। मंडे को आपका तो स्टैट्स के साथ किसी का साथ में क्लब कर लूंगी, स्टैट्स या कोऑर्डिनेट या एपी। ठीक है, ट्राइंगल्स का फिर अलग से टेस्ट होगा, बाकी का एप्लीकेशन का ट्रिग्नोमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री दोनों चैप्टर। चलो अब स्टार्ट करते हैं, हमारा सबसे इजी वाला चैप्टर है। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्री की थर्ड एक्सरसाइज बुरी लगी होगी या जितना भी जो मैं क्वेश्चन अभी करवा रही, जितने ये भयानक लगते हैं, एप्लीकेशन उतना ही आसान टॉपिक है। एप्लीकेशन में 80% वर्क जो होता है ना, वो आपकी फिगर का होता है। वंस योर फिगर इज करेक्ट, क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता। मतलब बहुत कम चांसेस है, वो इक्का दुक्का चांसेस होंगे कि हमने क्वेश्चन गलत कर दिया, बट इफ यू गेट द फिगर राइट देन दैट मीन्स आपने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और वो प्रैक्टिस के बाद आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस के बाद ये वाला टॉपिक बहुत इजी लगता है और इजी है भी। एप्लीकेशन में होता क्या है, जो भी ट्रिग्नोमेट्री अब तक हमने पढ़ी, हमने राइट एंगल ट्राइंगल, और इस एप्लीकेशन को ना पहले भी नाम दिया जाता था ना, और काफी जगह आज भी चैप्टर का नाम होता है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। सो वेन एवर यू हैव टू फाइंड हाइट ऑफ समथिंग, पहले जो बिल्डिंग्स बनती थी, पोल बनते थे या जो भी बिल्डिंग्स बनती थी, उनकी हाइट निकालने के लिए हम लोग यूज करते थे ट्रिग्नोमेट्री को, या डिस्टेंस निकालना। अब डिस्टेंस ऐसे नहीं कि यहाँ से दिल्ली का डिस्टेंस निकाल लिया, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून, बिटवीन अर्थ एंड सन। तो दीज कॉन्सेप्ट, या अगर स्टार मूव कर रहा है या शिप मूव कर रही है तो कितने एंगल पे उसे मूव करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हम ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू, मतलब मैथमेटिशियंस थे या कैलकुलेशन जो होती थी वो ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू होती थी। आई ऑलवेज से इन माय क्लास, अगर आप टॉम एंड जेरी देखते हो तो एक स्पेसिफिक एपिसोड
जाते हैं टॉम एंड जेरी में, जहां पर जेरी हैज टू, वो उसको पोल को वो करता है, हिट करता है, तोड़ता है ना, और वो उसकी कैलकुलेशन की स्टेप को ना आज, बिकॉज दैट टाइम हमारे पास नहीं फैसिलिटी थी कि पॉज करेंगे और देखेंगे कि वो क्या दिखता है, तो वो पेपर शो करता है कि किस एंगल पे मैं इसको हिट करूंगा और किस एंगल से जाकर ये टकराएगा, टूट कर गिरेगा और सीधा टॉप पे लगेगा, मतलब अपने टारगेट को हिट करेगा। तो ये सब चीजें जो थी ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही पॉसिबल होती, राइट। आपकी जो ये मिसाइल हम कहते हैं कि यहाँ पर बैठकर हमने किया, मिसाइल का मुंडा रखा हुआ है, वहां पे बस एक बटन दबाना है और वहां जाएगी, ये क्यों होता है? ठीक है ना, जब डिस्टेंसेस कैलकुलेट किए जाते हैं या जो भी एंगल दिखाया जाता है वो हमारे पास एंगल कैलकुलेटेड होता है, किस एंगल पे जाना है, राइट। प्लेन फ्लाई किए जाते हैं, तो एयरप्लेन चलते हैं, कोई सड़क नहीं बनी हुई है वहां पर कि यहाँ से टर्न आ गया यहाँ लो, वहां से टर्न आ गया यहाँ लो, है ना। तो ये सब चीजें जो है ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू ही हम फॉर्म करते हैं कि इस एंगल पे उस प्लेन को चलना है, अब टर्न लेना तो इस एंगल पे लेना है, किस डायरेक्शन पे लेना है। तो ये कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री सब कंबाइंड ही चलते हैं। बात समझ में आ गई? तो ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीज जब एप्लीकेशन से करनी है, क्वेश्चन में समझना है उस फिगर को, हमेशा विजुलाइज करना। हाइट निकालोगे पोल की, टावर की, बिल्डिंग की, माउंटेन, डिस्टेंस होता है बिटवीन, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो जब भी बनेगा ना फिगर में एक ट्रायंगल ही बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल ही बनना चाहिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री आपने एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही लगानी है। क्लियर हो गया? तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रेट ऑन द फिगर। अब होता क्या है जब हम अप्लाई करते हैं, तो हाउ डू वी सी? मैंने आपको क्या कहा था कि राइट एंगल ट्रायंगल बहुत है ना। आप यहाँ पर खड़े होकर, अब ये ट्रायंगल एबीसी हुआ, तो एंगल के रिस्पेक्ट में मैंने साइड को मार्क किया, ऑपोजिट, एडजेसेंट एंड हाइपोटेन्यूज। तो जहां पर हम खड़े हैं विच इज कॉल्ड द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, जहां से इस सभी चीज को डिस्कस किया जा रहा है। देखो, या तो किसी टॉप वाली बिल्डिंग को देखा जा रहा होगा, टॉप बिल्डिंग को, पोल को, किसी टावर को या एयरप्लेन को, कोई ऊंचाई पर जो चीज है, समझ में आ गया? तो यहाँ किसी ना किसी पॉइंट से हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो जहां से हम उसे ऑब्जर्व, जहां से भी वो पर्सन, हम मतलब कि चीज की पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ है? आप हवा में उड़ता हुआ कोई पंछी देख रहे हो, कोई काइट फ्लाई हो रहा है उसको देख रहे हो, कोई एरोप्लेन जा रहा है स्काई में उसको देख रहे हो, तो किसी पॉइंट पर खड़े होकर देख रहे हो ना। तो आप जहां पर खड़े हो अपने बाइनोकुलर्स वहां पकड़े हुए हैं। अब आपने अगर उस चीज को देखना, तो आई कैन नॉट कीप माय बाइनोकुलर्स लाइक दिस, तो ऐसे करके मैं देखूंगी, मैं देखो और मुझे वो एसी दिख जाए। मुझे क्या करना होगा? अगर मुझे एसी का टेम्परेचर चेक करना है, तो आई हैव टू मूव माय हेड अप, तब मैं देखूंगी, तब आपको लगेगा कि आई एम लुकिंग एट द टेम्परेचर, आई एम लुकिंग एट दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट जिसको मैं फोकस कर रही हूँ। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है। फिर आपको बताया जाएगा, अगर आप ऊपर की तरफ देखते हो, राइट, इफ यू आर स्टैंडिंग हियर एंड लुकिंग अपवर्ड्स। अच्छा, जब हम खड़े हैं पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, नॉर्मली हमारा आई साइड क्या होता है? वी लुक स्ट्रेट, हम बिल्कुल हॉरिजॉन्टल देखते हैं। समझ में आ गया? तो इफ आई एम लुकिंग, आई एम सिटिंग हियर, ये है आई साइड, या हम कह देंगे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो ये जो होता है ना, ये लाइन ऑफ साइट होती है, स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल, ठीक है ना। अब इस चीज को देखने के लिए मुझे, अगर मुझे किसी ऊंची चीज को देखना है, यहाँ पर हूं, आई एम लुकिंग स्ट्रेट ऐसे, लेकिन अगर मुझे इस पॉइंट ए को ऑब्जर्व करना है, तो मुझे अपने लाइन ऑफ साइट को क्या करना पड़ेगा? ऊपर करना पड़ेगा। लाइन ऑफ साइट अब ये हो गई, तो लाइन ऑफ साइट और ये जो चीज है ये बन जाती है हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल बनाती है। इफ आई एम लुकिंग अपवर्ड, दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन लिख लो, क्या होता है? एंगल मेड बाय लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल, angle made by line of sight and horizontal if the object is, if the object to be viewed, object to be observed, lies upwards, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो ये है लाइन ऑफ साइट और इसको बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल। तो जो एंगल फॉर्म हुआ उसे हम कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक हो गया?
अब ऐसे ही दिस इज द ग्राउंड लेवल, बिल्कुल सेम तरह से बना हुआ है। अब आप यहाँ पर खड़े हो पॉइंट ए पर, ठीक है। इस वाली चीज को मैं अभी फिलहाल के लिए आई विल नॉट राइट हियर। आई एम स्टैंडिंग एट पॉइंट ए, कॉस एक हाइट पर खड़ी हूँ। आई एम लुकिंग एट समथिंग विच इज डाउन। ये हो गई अब लाइन ऑफ साइट। आई एम स्टैंडिंग एट सम हाइट, नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देख रही हूँ। तो दिस इज पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, दिस इज द ऑब्जेक्ट। छत पे खड़े हुए, नीचे कोई फ्रेंड खड़ा है, उसको देख रहे हो, समझ में आ गया, राइट। या ऊपर बिल्डिंग पे खड़े हो, तो टावर पे खड़े हो के यू लुक डाउन डाउनवर्ड, या फिर जब हेलीकॉप्टर पे जाते हो तो कहते नीचे देखो, वहां पे वो देखो, वहां वो देखो। तो आप एक एयर कार में हो या केबल कार में, आप नीचे देख रहे हो, समझ में आ गया। तो यू आर स्टैंडिंग, यू आर लुकिंग स्ट्रेट। आपको कहा जाता नहीं कि वो देखो वहां रिवर है, वो देखो वहां प्लांट है, वहां वो देखो वहां पर एक हाउस बना हुआ है। कभी केबल कार में ट्रैवल किया होता है ना ये सब। यू लुक डाउनस्टेयर्स एंड यू लुक डाउनवर्ड्स एंड से अच्छा वहां पर एक छोटी सी हट बनी हुई है। तो दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू द ग्राउंड लेवल। ग्राउंड से पैरेलल पे जो होगा उसे हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। ये आपकी लाइन ऑफ साइट है। आप सीधा देख रहे थे, किसने पॉइंट किया नहीं वहां पे, हट को देखो, तो आपने देखा नीचे। तो जो हॉरिजॉन्टल और लाइन ऑफ साइट में एंगल बना विच लुकिंग डाउनवर्ड्स, तो उसे हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। तो एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। बस यही दो चीजों को आपने समझना है और इसके साथ ही आपकी पूरी क्वेश्चन या पूरा हमारा फिगर बन जाती है जिसे हम सॉल्व करते हैं। एक इसमें होगा एंगल ऑफ एलिवेशन, एक होगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। पहली बात तो दोनों में बहुत इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन इज व्हेन यू आर लुकिंग अपवर्ड्स। जहां एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया ना, मतलब तुम नीचे खड़े हो, तुम्हारा ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर है, और डिप्रेशन में तुम ऊपर खड़े हो, ऑब्जेक्ट टू बी व्यूड इज डाउनवर्ड। बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही बनाना जिससे फिगर में दिया होगा। एंगल ऑफ डिप्रेशन को प्रॉपरली शो करना होता है, अगर नहीं शो करोगे तो मार्क्स बिल्कुल पूरी फिगर गलत हो सकती है। अब यहाँ पर एक चीज देखना, देखो ये एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन था ना, ये जो लाइन है लेट्स से एडी, इज इट पैरेलल टू बीसी? मैं बोल तो रही हूँ हॉरिजॉन्टल इज पैरेलल टू ग्राउंड लेवल, है ना। तो जो ये वाला एंगल है वो इस एंगल के इक्वल होगा। अगर मैंने इसको एक्स मान लिया तो ये भी एक्स होगा। अब सी पर खड़े होकर एलिवेशन हो गया, ए पर खड़े थे तो डिप्रेशन हो गया, समझ में आ गया। क्वेश्चन इसको लेकर ही सॉल्व होता है कि मैंने ए और बी को ज्वाइन कर दिया, तो ये एंगल जो बाहर था ट्रायंगल के वो अंदर आ गया। नाउ आई कैन अप्लाई माय ट्रिग्नोमेट्री। पर ये चीज दिखानी होती है ट्रिग्नोमेट्री में, यू हैव टू शो दिस थिंग दैट एंगल ऑफ डिप्रेशन इज ऑलवेज मेड अपवर्ड, ऊपर बनता है, उसके बाद आप उसको नीचे लेके जाते हैं। अगर आपने इसको नहीं ड्रॉ किया, डायरेक्टली यहाँ ले लिया, बिल्कुल मार्क्स कट जाएंगे। आपके पेज बुक्स निकालो, सेकंड पेज ऑफ योर चैप्टर। नई बुक का मुझे पेज भी बताना। 134, पेज 134, सेकंड पेज है। देखो लिखा हुआ ना हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। देखो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में पेज 133 पे ही देखो, पिछली बुक में ना एक इंस्ट्रूमेंट बना हुआ था जिससे किसी भी बिल्डिंग को अगर आप व्यू कर रहे हो, किसी भी चीज को, तो आपको किस एंगल से आप उसे देख रहे हो, तो एक फिगर बनी हुई थी, एक इंस्ट्रूमेंट बताया हुआ था जिससे हम एंगल मेजर करते थे। वो हटा दिया इन्होंने, कहा कि दिस नॉट रेलेवेंट टू योर सिलेबस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, देखो नाम ही पहले क्या दिया हुआ है, हाइट्स एंड डिस्टेंस। तो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री का यही है कि आप हाइट निकालते हो और डिस्टेंस निकालते हो। तो यू आर लुकिंग ए पर खड़े होकर, लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट सी, एक बिल्डिंग है, टावर है, उसको ऊपर से देख, ऊपर की तरफ देख रहे हो, तो एंगल ऑफ एलिवेशन हुआ। लाइन ऑफ साइट, एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ में आ गया। बुक में देखो नेक्स्ट पेज पर, फिर से बताया हुआ पेज 144, हॉरिजॉन्टल लेवल, लाइन ऑफ साइट ऑब्जेक्ट, साइट को देख रहे हो,
नेक्स्ट एंगल ऑफ डिप्रेशन में अ गर्ल इज स्टैंडिंग, अ पर्सन इज स्टैंडिंग ऑन अ बिल्डिंग और नीचे ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है उसको देख रहे हैं। समझ में आ गया? दिस इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको ऐसे ही बनाना होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है एज अ डॉटेड लाइन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ साइड, लाइन ऑफ साइड। शो ऐसे नहीं करना होता बट बनाना ऐसे ही है हमें। क्लियर हो गया? सबसे पहली चीज जो हमें करनी है, ट्रिग्नोमेट्री की सारी आपको एंगल्स वही आएंगे, 30, 45, 60, इनके अलावा कोई एंगल आएगा 0, 90 आने तरह, ये 3 एंगल्स ही आएंगे। टैन, कॉस, साइन, यही यूज करना है हमें। मैक्सिमम से मैक्सिमम साइन टैन यूज होता है, 95% टैन यूज होता है। एक दो कोई क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे साइन या कॉस यूज करते हैं, मेनली साइन यूज करते हैं। समझ में आ गया? तो कॉन्सेंट्रेट पता किस पे करना है, इसमें फिगर पे, राइट? अब कुछ वर्ड्स दिए जाते हैं, जैसे आपको टावर कहा जाए, पोल कहा जाए, ठीक है, या फिर बिल्डिंग कहा जाए। तो पहले तो इन चीजों को विजुलाइज करो। टावर मीन्स अ वर्टिकल लाइन। पोल कैसे शो करोगे? पोल को मैं ऐसे नहीं बनाने बैठू, खंबा बना दूं पहले मैं, तो आई विल ऑलवेज शो। लैम्प पोस्ट होगा तो लैम्प नहीं बनाने बैठेंगे, उसको एक वर्टिकल लाइन की तरह शो करेंगे। दैट मीन ये हमारा ट्रायंगल में क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ठीक है। अब एक सड़क है, उस पर स्टोन पड़ा हुआ है, तो इफ आई एम सेइंग रोड पर एक स्टोन रखा हुआ है, तो रोड इज स्वीपिंग लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई। तो टावर, पोल, बिल्डिंग विल बी अ वर्टिकल लाइन, क्योंकि मैं यहाँ पे स्केचिंग करने नहीं बैठी हूँ। हम बिल्डिंग को 3D फिगर बना के नहीं शो करेंगे, एक सिंगल लाइन के साथ शो कर देंगे, दिस इज द बिल्डिंग। समझ में आ गया? टारगेट बिल्डिंग पर अगर शूट करना है तो एक पॉइंट पे होता है, ये नहीं कि हम उसकी 3D मॉडल पे देखेंगे कि यहाँ पॉइंट एक ही रखेंगे चाहे बॉम्ब फेंकना हो हमें। समझ में आ गया? तो दैट्स व्हाई वी लुक एट वन पॉइंट, इसीलिए बिल्डिंग को एक वर्टिकल लाइन देखते हैं। और अगर मैंने कहा कि एक स्टोन पॉइंट ए पे पड़ा है और दूसरा स्टोन पॉइंट बी पे पड़ा है, जैसे माइलस्टोन होते हैं ना, कि एक माइलस्टोन आपने लिखा हुआ है दिल्ली 56 किलोमीटर और दूसरा आता है दिल्ली 48 किलोमीटर, तो दो स्टोन में फर्क क्या है? डिस्टेंस कितना है? ठीक है। तो जब हम हॉरिजॉन्टल मूव कर रहे हैं, दैट मीन आई एम टॉकिंग ऑफ दिस, दैट विल बी शोन बाय अ स्ट्रेट लाइन, अ स्लीपिंग लाइन जिसे हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। समझ में आ गई बात? तो पहला कंसंट्रेशन आपका ना, वर्ड्स को पढ़कर पहले तो चीज देखोगे कि वर्टिकल लाइन कौन सी है, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन कौन सा है, एंगल ऑफ एलिवेशन है या एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है। जैसे एग्जांपल नंबर 1 पर आओ, क्योंकि अभी तो एक एग्जांपल 1 में कहा है टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, अ टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड, तो कैसे बनाओगे इसको? अब बिल्कुल वर्टिकल लाइन, अ टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन द ग्राउंड। अगर ये ना भी कहा जाएगा, अगर टावर कहा जाएगा तो आप वर्टिकल लाइन बनाओगे। अनटिल अदरवाइज मेंशन, टावर, पोल, बिल्डिंग सब है 90 डिग्री के एंगल पर ही है, कोई लीव नहीं कर रहा इधर उधर। ठीक है। सो टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन अ ग्राउंड फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जैसे ग्राउंड पे ना कोई पॉइंट है, ग्राउंड क्या हुआ? ये टावर अब हवा में थोड़ी उड़ रहा है, तो एक ग्राउंड लेवल दिखाते हैं ना हम, तो ये हमने ग्राउंड लेवल बना दिया कि यहाँ पर डिफाइन कर दिया कि बी पॉइंट इज द ग्राउंड लेवल। ये पूरा जमीन है, इस पर कोई पॉइंट सी था, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 15 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ टावर। तो ये 15 मीटर क्या होगा? फुट ऑफ टावर कौन सा है? ए बी मैंने कहा इज द टावर, तो ए को क्या लिखेंगे? ए इज द टॉप ऑफ द टावर, बी क्या हुआ? फुट ऑफ द टावर। पॉइंट पी इस फुट से कितना दूर है? 15 मीटर अवे। ठीक है। अब ये बाकी की लाइन मेरे लिए रेलिवेंट नहीं है, मैंने इसको इरेज कर दिया, हम बनाएंगे उतनी, अभी तो दिखा रही थी इसलिए मैंने कहा ग्राउंड लेवल पी पॉइंट ले लिया एक। ठीक है। तो विच इज 15 मीटर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप, यहां से खड़े होकर यू लुक एट द टॉप ऑफ द टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब तुम्हारा ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी है, तुम पी पॉइंट पे खड़े हो। ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन का समझ कभी आएंगे, अपने आप को इमेजिन करना जहां पर खड़े होकर ऑब्जर्व कर रहे हो। यहाँ पी पॉइंट इज योर पोजिशन। ठीक है। यहाँ से खड़े होकर यू आर लुकिंग एट द टॉप ऑफ द टावर एट एन एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री। आपके पास एक वो था, आपके टेलीस्कोप था, उसको 60 डिग्री आपने टिल्ट किया और टॉप ऑफ द टावर पे आप देख पा रहे हैं। समझ में आ गया? ये दिया हुआ है।
ट्रिग्नोमेट्री के लेवल इक्वेशन में सबसे जरूरी है फिगर को एक्सप्लेन करना। ए बी क्या लिया है, पी क्या लिया है, बी क्या है, ये सारा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा एक दो लाइनों में। पूरी पोथी में लिखनी है। हमने क्या लिखा है, ए बी इज द टावर, लिखो ए बी इज द टावर, एंगल ए पी बी इज एंगल ऑफ एलिवेशन, निकालनी है वो तो, टावर ऑफ हाइट एच मीटर, ठीक है। एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री और P इज द ऑब्जर्वेशन पॉइंट लिखना है, आपकी मर्जी है, मैं BP लिख दूंगी, इज इक्वल टू 15 मीटर। ये ना हम जैसे एक मूवी आती है ना, हम कास्टिंग करते हैं, ये बच्चा है, ये उसने किसने दिया है, डायरेक्टर ही है, ये आपकी इस मूवी फिगर का इंट्रोडक्शन है। आपने ये भी क्या बनाया इसमें, मुझे क्या पता होगा, मैंने ये लिया है, मैंने वो लिया, कोई PQ लेगा तो मुझे क्या पता PQ लेना है नहीं लेना। अब पॉइंट P दिया हुआ था, आई विल नॉट टेक PQ ऑफ कोर्स। अगर आपने CD लिया है टावर को, या T लेना चाहते हो कि S और T ले लिया मैंने, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि मैंने किसको टावर माना है इसमें, और BP क्या है, P इज ऑब्जर्वेशन पॉइंट, एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है वैसे। ये दो तीन लाइनें लिखी होंगी, मार्क्स है इसके, तभी कह रही हूँ लिखो। समझ में आ गया। उसके बाद कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं, इन ट्राइंगल ABP, एंगल ABP क्या है, 90 डिग्री। वो कहता है टावर की हाइट निकालो। हाँ जी, निकाल सकते हैं हम टावर की हाइट, जैसे ट्रिग्नोमेट्री यूज करते हैं, ट्राइंगल ABP, AB अपॉन BP। हमेशा ना उसका क्या करना, tan sin cos से अलग मत लेना कोई भी रेशो, कुछ भी हो जाए। देर आर सम टीचर्स ओल्ड स्कूल टाइप, मुझे भी एक दो बच्चे मिल गए थे, मेरे से भी सिखाया ऐसे गया था कि ना आपने जो निकालना है इसको रखो इन द न्यूमरेटर, उसको रखो, दूसरे वाले को रखो इन द डिनोमिनेटर, दूसरी साइड को। तो कभी रेशो tan बनती थी, कभी रेशो cot बनती थी। मैं तो समझ गई, तो जब समझाने की बारी आई तो tan मैंने 1/√3, कभी cot लिया ये, तो उससे क्या होता था कंफ्यूजन, कभी मैं 60 डिग्री को लेती हूँ, कॉट लेना है, टैन लेना है, तो रेशियो में नहीं उलझेंगे। मैंने अपनी रेशियो को लिया टैन 60, एंगल 60 है, मुझे इन दो साइड्स को यूज करना है, टैन 60 फॉर्म कर लिया। टैन 60 कैसे होगा, h/15। टैन की वैल्यू क्या होती है, √3/1। तो अब मैंने क्या किया, h इज इक्वल टू 15√3, और अगर √3 की वैल्यू दी होगी तो फिर मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे, वरना यहीं पे छोड़ दोगे। हाइट ऑफ द टावर इज 15√3 मीटर, ठीक है। आई ऑलवेज टेक द रेशियो एज अ फिक्स नंबर। मैं अपना रेशियो टैन के अलावा कोई और लेती नहीं हूँ, क्योंकि टैन 60√3 है, टैन 31/√3 है। समझ में आ गई बात ये। आई ऑलवेज मेक श्योर रेशियो को चेंज नहीं करेंगे, बस यही क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में। अगर इसका डिफिकल्ट क्वेश्चन है तो दो ट्राइंगल्स आ जाएंगे आपके पास। समझ में आ गया। और एंगल ऑफ डिप्रेशन कहा जाता, तो मैं उस तरह से इस क्वेश्चन को शो करती, आंसर फिर भी सेम आएगा, बस फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। तो पहला कॉन्सेंट्रेशन हमारा हमारी फिगर ही होगा, ठीक है। कोशिश करना फिगर बना लो। फिगर बनाने के बाद ना, ये चीज मैंने देखा है ना, वंस यू ड्रॉन द फिगर, ये बहुत माइनर है, किसी एक बच्चे की गलत होती है जिसको ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल समझ नहीं आई। समझ में आ गई बात। एग्जाम्पल 2 पर आओ। An electrician has to repair an electric fault on a pole of height 5 meters. इलेक्ट्रिशियन है, पोल पे एक बिजली के खंभे को उसने ठीक करना है, फॉल्ट को ही ठीक करना है। तो पोल को कैसे शो करोगे आप, हाउ विल यू शो अ पोल, विद अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट कैसी वाली, स्ट्रेट तो ये भी होती है, स्ट्रेट तो ये भी होती है, वर्टिकल लाइन, विद अ वर्टिकल लाइन। ये इलेक्ट्रिशियन ने पोल को रिपेयर करना है, और पोल को मैंने ले लिया AB, उसकी हाइट हमें दी हुई है 5 मीटर। She needs to reach a point 1.3 meter below the top of the pole. टॉप वाला पॉइंट कौन सा है, A या B। इस पॉइंट A के कितने नीचे जाने उसको, तो लेट मी टेक दिस पॉइंट C, और ये है 1.3 मीटर। पूरा AB कितना था, 5 मीटर। AC कितना है, तो BC कितना हो गया, समझ में आ गया। अब इलेक्ट्रिशियन ने इस पॉइंट C तक पहुंचना है, टू अंडरटेक द रिपेयर वर्क, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ लैडर। तो उसको एक लैडर मिली है,
ऑफ कोर्स अब पोल है या कुछ भी है तो किसी ग्राउंड पे खड़ा होगा, तो बी पॉइंट अगर मैंने फुट माना है तो यहीं से ग्राउंड लेवल स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लैडर कहीं कहीं पे प्लेस होगी। मान लो उसने इस पॉइंट पर लैडर को प्लेस किया है। ठीक है, what should be the length of ladder that she should use which when inclined at an angle of 60 degree? 60 डिग्री इंक्लाइन करके उसने एग्जैक्ट कहाँ पे पहुंचना है, पॉइंट ए पे या पॉइंट सी पर? सी पर। तो मैं पी और सी को ज्वाइन कर दूंगी और मुझे पता है कि ये जो एंगल बनाएगा ये 60 डिग्री का एंगल होगा और एलिवेशन होगा, वो नीचे से ऊपर जा रही है, नीचे से ऊपर ऑब्जर्व कर रही है, तो दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन inclined at an angle of 60 degree to the horizontal would enable her to reach the required position. How far from the foot of the pole should she place the foot of ladder? So AB is the pole of height 5 meters, AC is 1.3 meter, BC is 3.7 meter. CP is the ladder. एंगल CPB इज 60 डिग्री। बस इतना ही शो कर दो, इससे लंबी चौड़ी बातें और मत लिखना। लैडर इज द हाइपोटेन्यूज लिखने का मैंने लिख दो, पर अगर बहुत टाइम है तो, और कुछ नहीं आता पेपर में तो बैठ कर इसमें स्टोरी लिख दो, मार्क्स उतने ही मिलने वाले, मार्क्स उससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। ठीक है, एंगल CPB एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री लिख दिया। फिर कौन से ट्राइंगल की बात, इन ट्राइंगल अच्छा फाइंड क्या करना, CP इज लेंथ ऑफ लैडर, फाइंड क्या करना है, CP की लेंथ और BP की लेंथ। एक ही ट्राइंगल में काम चल जाएगा, CBP, यहाँ पे राइट एंगल बना देना। लेडर की लेंथ निकालनी है, CP क्या हो जाता है, ये हाइपोटेन्यूज दी हुई है ये साइड और ये एंगल, कौन सी रेशो लूं, साइन। समझ में आ गया, साइन 60 इज BC अपॉन PC, 3.7 अपॉन PC, साइन 60 कितना होता है, √3/2, 3.7 बाय PC, तो PC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/7.4 बाय √3 मीटर। क्लियर हो गया इतना, √3 की वैल्यू दी है 1.73, इतना क्लियर है सबको। तो मैं क्या करूंगी, इसको रैशनलाइज कर दो। अब कुछ बच्चे होते हैं वो कहते हैं मैम डायरेक्टली डिवाइड कर दो, बिल्कुल कर दो, मुझे नहीं समझ में आता डायरेक्टली डिवाइड करना क्यों है। आई फाइंड दिस कैलकुलेशन इजियर, सो आई रैशनलाइज इट। 7.4 को मल्टीप्लाई किया 1.73 से, डिवाइड बाय 3 किया, और बताओ आंसर क्या है। आई ऑलवेज फाइंड डिविजन डिफिकल्ट एज कंपेयर टू मल्टीप्लिकेशन, मुझे मल्टीप्लाई करना आसान लगता है हमेशा। 28, 21, 49, 4 और 49, 50, 58, 4, 2, 26, 4.28, मल्टीप्लिकेशन गलती है। मल्टीप्लिकेशन गलती है कहीं ना कहीं, और तो क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको नॉर्मल वे से मल्टीप्लाई करती हूँ, 1.73 इंटू 74, तो ये आ जाएगा 12, 29, 6, 1, 2, 49 और 2, 51, 5, 208, तो यही आ रहा है। 4.28 आएगा, वैसे तो लिखा ही बुक में वो है, तो उन्होंने क्या किया, डायरेक्टली 1.73 से डिवाइड कर, ठीक है, तुमने वही किया, डायरेक्टली डिवाइड किया। ठीक है, मैं हमेशा रैशनलाइज करती हूँ, विच इज फाइन, ठीक होगा ये भी। तो दिस इज 4.26, अगर आप मल्टीप्लाई रैशनलाइज करके डिवाइड कर रहे हो, इतना क्लियर हो गया। अब ऐसे डिस्टेंस निकालो बीपी इन द सेम ट्रायंगल, बीपी निकालना है, तो मैंने बीसी
by BP will be equal to tan 60. 3.7 BP कितना हो जाएगा, निकालना है वो तो. tan 60 is √3. सो BP यहाँ से आ जाएगा 3.7 by √3. तो इसका हाफ करना है आपको. क्लियर हो गया था. 7.4 को डिवाइड बाय √3 किया था, अब 3.7 को डिवाइड बाय √3 कर लोगे तो इसका अप्रोक्सीमेटली हाफ आ जाएगा. 2.13 कह रहा है, हमारा 13 आ रहा है, बुक में 14 लिखा, बिकॉज डायरेक्टली सॉल्व किया उन्होंने, रैशनलाइज किए बिना डिवाइड किया है. क्लियर हो गया था. तो लास्ट में आपने लिखना है therefore हाइट ऑफ पोल, नहीं हाइट, लेंथ ऑफ लैडर, सॉरी, लास्ट में लिखोगे, इससे मार्क्स मिलते हैं, यहां तक नहीं खत्म करना. लेंथ ऑफ लैडर is equal to 4.26 meter and distance between foot of ladder and foot of pole is equal to 2.13 meters. Example number 3. यहां तक समझ में आ गया सबको. कल टेस्ट नहीं है, कल हम आगे इनको कंटिन्यू करेंगे एप्लीकेशन को. आई डोंट वांट टू गिव यू अ ब्रेक, ये सब भूल जाओ फिर मंडे से स्टार्ट करें नया, ऐसा कुछ नहीं करना हमने. ठीक है, इन बिटवीन. सो विल स्टार्ट विद दिस चैप्टर. ये कब खत्म हो जाएगा, संडे तक होना चाहिए. ठीक है, तो लिखा है ऑब्जर्वर 1.5 मीटर टॉल is 28.5 meter away from a chimney. Her angle of elevation of the top of the chimney from her eyes is 45 degree. एक ऑब्जर्वर जो है ना 1.5 मीटर टॉल है. होता क्या है कि जब आप किसी चिमनी को ऑब्जर्व करो, फॉर एग्जांपल चिमनी तो एक वर्टिकल लाइन होगी, ठीक है, ऑब्जर्वर जो है ना इसको ऑब्जर्व कर रहा है. तो अब तक क्या था कि जब ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया इस चिमनी का फुट और ऑब्जर्वर का ऑब्जर्वेशन पॉइंट मतलब आई लेवल एक सेम लाइन पर थे. अब क्या हुआ, यहां पर ऑब्जर्वर एक हाइट पर खड़ा है, ठीक है, और वो हाइट क्या है 1.5. वो अप्रोक्सीमेटली हाइट 1.5 मीटर पर खड़ा हुआ है. तो ऐसा कर लेते हैं इसको. ये तो चिमनी है, एज इट इज खड़ी होगी. सो दिस ऑब्जर्वर इज स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ 1.5. तो ये आपको ऑब्जर्वेशन पॉइंट है. वो ग्राउंड लेवल के साथ मैच नहीं करता, सीढ़ी लगाकर खड़ा हुआ है, किसी बिल्डिंग पर है, किसी क्रेन पर है. So observer is already standing at some point which is above the ground level, but still चिमनी से भी नीचे है वो भी. ठीक है, तो यहां से खड़े होकर उसने चिमनी के टॉप पर व्यू किया. 1.5 meter tall is 28.5 meter away from a chimney. So this is for AB and this is CD. तो मैंने लिखा है AB is the chimney of height h meter. CD is the height of observer which is 1.5 meter. Distance between chimney and observer is equal to BD is equal to 28.5 meter. तो अब आई लेवल यहाँ C पर आ गया. C से उसने टॉप ऑफ द चिमनी को देखा. तो एंगल ऑफ एलिवेशन किसमें बनता है, लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल. लाइन ऑफ साइट हॉरिजॉन्टल. पहले क्या था, ग्राउंड लेवल ही हॉरिजॉन्टल का काम कर रहा था, अब आपको अलग से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करनी होगी. अब एंगल बना 45 डिग्री. तो एंगल ACE इज 45 डिग्री. तो समटाइम्स हॉरिजॉन्टल विल कोइंसाइड विद द ग्राउंड लेवल अगर ऑब्जर्वेशन पॉइंट वही सेम है. जैसे स्काई में कोई एरोप्लेन उड़ रहा है और तुम बिल्कुल छोटी सी चीज जाती हो उसके लिए, तो आपकी हाइट मैटर नहीं करती, स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड और अपने बाइनोकुलर से उसे ऑब्जर्व कर रहे हो. और अगर आप किसी हिल पर खड़े हो और ऊपर से किसी उससे ऊपर किसी दूसरे हिल की बिल्डिंग को चेक कर रहे हो,
एक हिल पर खड़े होकर, जिसमें मैंने कहा था कसौली जाओगे तो वहां देखना आप एक हाइट पर खड़े होकर दूसरे एक हाइट की चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो यू ऑलरेडी आर स्टैंडिंग एट सम हाइट एंड ऑब्जर्विंग समथिंग विच इज अबव योर हाइट। क्लियर हो गया? तो इसमें हमारे पास थोड़ी सी चीजें हमें और क्या ऐड करनी होगी। ऑफ कोर्स ये भी 90 डिग्री एंगल है और ये भी 90 डिग्री एंगल है। ऑब्जर्व हमें क्या लिखना होगा, CD इज इक्वल टू BE एंड CE इज इक्वल टू G। ये सिर्फ लिखना होता है, क्यों, कैसे, कहा, ये कुछ नहीं एक्सप्लेन करना। ट्रिग्नोमेट्री का ट्रायंगल्स में करना वो सब चीज। समझ में आ गया? ऑल दीज टू बी एक्सप्लेन्ड इन ट्रायंगल्स, नॉट हियर। CD और BE इक्वल है तो BE की लेंथ कितनी आ गई, 1.5। CE और BD इक्वल है तो कितना हो गया, 28.5। तो दिस इज 28.5, दिस इज 1.5। पहले चिमनी की हाइट को क्या लिया, AB कितना लिया था चिमनी की हाइट को, H। तो ये कंप्लीट डिस्टेंस H मीटर हो गया। ठीक है, AB is H meters, BE is 1.5 meter. So can you tell me what is AE? AE कितना हो जाएगा, AB minus BE। बात समझ में आई है? Which is equal to H minus 1.5। AB complete 28.5 नहीं होगा। पता क्या होता है, उसमें से तुम्हें 1.5 ऐड करना होगा हाइट ऑफ द चिमनी निकालने। तभी मैं डायरेक्टली हाइट ऑफ द चिमनी एच लेती हूँ, तो तुम्हारा आंसर डायरेक्टली प्लस किया हुआ है। कर दिया ना? क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे, इतना लिख लिया सबने, यहां तक समझ में आ गया। अब ट्राइंगल सॉल्व कर सकते हो। हाँ बिल्कुल कर सकते हो। कौन सा ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल AEC। AE की लेंथ निकालनी है अपॉन CE दिया हुआ है, और ये बन गया tan 45। सबसे अच्छा एंगल होता है tan 45, क्यों, 1। ठीक है ना? तो AE इज इक्वल टू CE आ गया। तो AE की लेंथ कितनी आ गई अपने पास, 28.5। अच्छा AE को हमने लिखा क्या हुआ था, H minus 1.5 is 28.5। So H, which is height of chimney, will be 30। और यहाँ पर लिखना है height of chimney is equal to 30 मीटर। एग्जाम्पल 4 बाद में करेंगे, एक्सरसाइज पे आओ, क्योंकि ये दो ट्राइंगल शुरू हो जाते हैं ना इसमें। पहले सिंगल वाले खत्म कर ले। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 वेरी इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन 2 मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 1 पहले करना है। एक्सरसाइज 9.1, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर, बस 5 तक सिंगल एंगल है, सिंगल ट्राइंगल है। पहले ये करेंगे और उसके बाद एक और क्वेश्चन करवाऊंगे, एक दो चीजें। A circus artist is climbing a 20-meter long rope, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। एक वर्टिकल पोल है, इसके टॉप से एक रोप टाई की हुई है टू द ग्राउंड। तो सर्कस जो आर्टिस्ट है वो किस चीज को क्लाइम कर रहा है, AB, BC या AC? सर्कस आर्टिस्ट किस चीज को क्लाइम कर रहा है, कहां पर जा रहा है, उसका पाथ कौन सा है, AB है या AC है? AC हो जाएगा ना। तो AC इज द लेंथ ऑफ रोप विच इज 20 मीटर। AB इज पोल ऑफ हाइट H मीटर। तो इस फिगर के हिसाब से कौन सी रेशो यूज करनी है, एंगल मेड बाय द रोप, ऑफ कोर्स एंगल चाहिए, एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो कहते हैं ये एंगल 30 डिग्री है। एंगल दे दिया 20 मीटर, जो AC है इट फॉर्म्स द हाइपोटेन्यूज। तो एक ही रेशो ले लो इसमें, साइन
30 डिग्री पर कौन से ट्राइंगल की बात कर रहे हो वो लिखना जरूरी है। इन ट्राइंगल एबीसी, AB अपॉन AC इज साइन 30, हाफ AB, H लेना चाहे अगर H लिया दैट्स इट, अदरवाइज ऐसे भी लिख सकते हो 20, तो AB की लेंथ कितनी आ गई 10। So therefore height of the pole is 10 meters. Question number 2. चलो बनाओ इसकी फिगर। A tree breaks due to storm and the broken part bends so that top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. मान लो ये ट्री है, AB कंप्लीट, एक पॉइंट पर आकर वो बेंड कर गया। लेट मी टेक पॉइंट C, जो बेंडेड पोर्शन है मतलब ये AC बेंड होकर जब नीचे गिरा तो इस टॉप ने ग्राउंड के साथ एंगल बनाया 30 डिग्री। फिगर इज नॉट ड्रॉन टू स्केल। क्लियर हो गया इतना? राइट, सो AB इज द हाइट ऑफ द ट्री। तो ये जो ब्रोकन पार्ट था AC टूट कर बेंड हुआ तो कहाँ आ गया CD। तो यहां से मेरे लिए क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू एंगल CDB इज 30 डिग्री। Distance between foot of tree and top of bended tree, which is BD. कितना दिया हुआ डिस्टेंस? फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो हाइट ऑफ द ट्री जो है वो दो हिस्सों में ब्रेक हो गई, कौन से? AC प्लस B। ठीक है, हाइट ऑफ द ट्री दो पार्ट में ब्रेक हो गई, AC प्लस BC। सो आई राइट इन ट्राइंगल CBD, BC अपॉन BD tan 30 यूज कर लिया मैंने। BC तो लेंथ निकालनी है, BD इज 8, tan 30 इज 1/√3, तो BC इज 8/√3 मीटर। ऐसे ही सेकंड ले लो, आपने BD लिया हुआ है, BD अपॉन CD किसके इक्वल होगा? cos 30। 8 अपॉन CD इज √3/2, तो C निकाल सकते, ज्यादा इजी होगा। हाँ, डायरेक्टली आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा 16/√3। ठीक है, CD इज 16/√3। तो जब हमें AB निकालना है तो उसमें मुझे ऐड करना है CD या BC प्लस AC लिखा था, और BC जो AC है वो CD के इक्वल है, तो मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या बन जाएगा ये 24/√3, जिसे रैशनलाइज करोगे 24√3/3 which is 8√3 meter. This is height of tree. Before breaking, after breaking? Before. So height of tree before the storm, height of tree before bending is 8√3 meter. AB और
ठीक है ना, इक्वल में, ठीक है। 8/√3 ये आ गया, ये 16/√3, इन दोनों को ऐड किया 24/√3, फिर इन्हें रैशनलाइज किया, तो ये कैंसिल हो गया, तो ये 8√3 है, ये 8 डिवाइडेड बाय √3, ठीक, डन, चलेगा।